गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, भाइयों बहनों। आज डिस्कशन का मौसम है, पता है ना आप लोगों को जी। पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, चैप्टर 1.1 से लेकर के चैप्टर 1.4 तक। ओके, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग एनसीईआरटी टोटल बना लिए होंगे। वैसे अभी केसी सिन्हा या स्टूडेंट वो क्या बोलते हैं उसको, आरडी शर्मा, इन सभी में अभी आप एंट्री मत करिए। पहले आप एनसीईआरटी एकदम ईमानदारी से ख़त्म करिए और भरोसा करिए कि आप बहुत बेहतर स्थिति में होंगे। ओके, एक बार देख लेते हैं कि आपको दिख रहा है कि नहीं सब कुछ। आपको सब कुछ दिख रहा है। ओके, चलिए आइए। तो आज का चैप्टर 1.1 में एक दो बता दिए थे। सवाल तीसरा है। तीसरा कहता है कि 867 और 255 का यूक्लिड विभाजन के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करें। क्या बोला? 800 क्या है सवाल में? तो सवाल में है 867 और 255 का यूक्लिड विभाजन के द्वारा क्या करिए, इसका एचसीएफ निकाल। आपको क्या बोले थे? आप ये तय करो कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो जो बड़ा होगा उसे आप ए बोल देना। क्या बोल दिया? बोल दे हाँ, बोल दिया। जो दूसरा है छोटा उसे बोल दे क्या? बी बोल दे। चल बोल दिया, ठीक है। अब क्या बोले थे? सभी को किस रूप में लिखिए? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यूक्लिड के अनुसार, यूक्लिड के अनुसार क्या लिखाएगा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए के जगह पे कितना है? 867 बराबर बी कितना है? 255 गुना क्यू कितना लगेगा? जरा सा बगल में सॉल्व कर लीजिए। अगर ऐसा होगा तो 255 से भाग दें किसमें? 867 में। आप 3 से लगा दीजिए। 3 5 15, 1 15, 1 16, 6 1 7, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 0, यहाँ पे 102। तो ये बन गया 255 गुना 3 प्लस 102। यही ना आपका आर है। ये आर 0 नहीं आया तो क्या बोले थे? आर कोशिश ये करना है कि आर 0 आए, और तब तक इसको सॉल्व करना पड़ेगा जब तक कि आर 0 नहीं आता। मतलब रिमाइंडर, मतलब शेषफल जब तक 0 नहीं आता है तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो आर 0 नहीं आया तो क्या बोलेंगे? पुनः 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 फिर से। अब ये बन जाएगा ए और ये बन जाएगा बी। तो अब ए बराबर हो गया कितना? 255 और बी बराबर कितना हो गया? 102। तो पुनः आप क्या लगा देंगे? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए कितना हो गया? 255 इक्वल टू बी कितना है? 102। कितना से लगा देंगे आप इसमें? आप इसमें लगा देंगे 2 से। तो अगर आप इसमें 2 से लगा देंगे तो ये हो जाएगा 102 गुना 2। जी गुड मॉर्निंग। तो 102 गुना 2 तो ये कितना हो गया? 204। बनाने जी फिर से गुड मॉर्निंग। 255 बराबर 20। अरे भाई आप लोग समझते हो ये सब सवाल को, काहे हमसे करवाते हो? चल खत्म हो गया ये। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तब तक जाना है जब तक कि आर 0 नहीं हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब आर 0 आ जाएगा तो उस समय का जो भी होगा वही आपका एचसीएफ होगा। जय हिंद जय भारत। चलिए आगे। नेक्स्ट, ये 1.1 का 1 2 और 3 था। अब चलिए 1.1 का दूसरा सवाल देखेंगे। आप यहाँ सीरियस, एकदम सीरियस, बी सीरियस। दूसरा सवाल कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक को विषम पूर्णांक कैसे लिखा जाता है? जैसे कि आपके पास कोई सम संख्या है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है। आप गौर कीजिएगा कि जब सम संख्या में 1 जोड़ोगे तो वो विषम बन जाएगा। 3, 4 में 1 जोड़ोगे 5 विषम हो गया, 6 में 1 जोड़ोगे 7 विषम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि विषम संख्या का निर्माण होता है। तो क्या बोलता है? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? कोई भी विषम पूर्णांक जो होगा, विषम पूर्णांक किसके बारे में बोल रहा है ये? तो ये बोल रहा है विषम पूर्णांक के बारे में। विषम पूर्णांक कैसा होगा? तो विषम पूर्णांक होगा 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, ऐसे डॉट डॉट ऐसे करके होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? मान लेते हैं कि माना धनात्मक पूर्णांक a है। धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिए? a, तथा दो संख्या होता है, एक a और एक b, और b बराबर, और दूसरा जो संख्या है वो b बराबर मान लिए 6, क्योंकि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो b के जगह आप गौर करो देखने का, तो वहाँ पे क्या मिलेगा आपको? 6 मिलेगा। ओके, तो इसीलिए a बराबर क्या लिखा जाएगा? 6q + r। ओके, तो जब
यहाँ देखिए जब r बराबर 0 हो जाएगा तो a बराबर क्या हो गया 6q प्लस 0, मतलब ये बन गया 6q। दूसरा जब r बराबर 1 होगा तो a बराबर बनेगा 6q प्लस 1। जब r बराबर 2 होगा तो ये बनेगा a बराबर 6q प्लस 2। जब r बराबर 3 होगा तो ये होगा a बराबर 6q प्लस 3। ऐसे करके आगे बढ़ेगा, डॉट डॉट बहुत सारा होगा नीचे। गौर कीजिएगा सर, ये सम संख्या में अगर कोई भी धनात्मक पूर्णांक आप गुना करते हैं तो वो हमेशा सम आता है। जैसे 2 गुना 1 2 आया, 2 गुना 2 4 आया, 2 गुना 3 6 आया, 2 गुना 4 8 आया, 2 4 6 8 ये सभी क्या है सम, ये सम संख्या है। तो ये 6q ये भी सम है, 6q प्लस 2 ये भी सम है। तो विषम कौन कौन हो गया 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। इसीलिए लेकिन आपको इसमें से ये सभी पूर्णांक है, चाहिए कौन विषम पूर्णांक। तो क्या लिखेंगे, इसीलिए विषम पूर्णांक कौन हो जाएगा, तो विषम पूर्णांक हो जाएगा कौन कौन 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 डॉट डॉट डॉट। ओके, तो ये था आपका सवाल नंबर 2 कंप्लीट। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 जल्दी नोट करिए इसको, अगला है सवाल नंबर 3 चैप्टर 1.1 का सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है, मतलब आपके पास एक आर्मी है, उस आर्मी में 616 सदस्य हैं। देखेंगे तीसरा सवाल, आर्मी में आपके पास जो आर्मी है उसमें सदस्य कितने हैं, तो उसमें सदस्य हैं आपके 616। उसको बोलता है कि 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह मार्च कर सके। बोल रहा है कि इसको 32 सदस्य वाला ये एक बैंड है। जैसे आप देखेंगे 15 अगस्त का जब परेड होता है तो आगे बैंड चलती है, पीछे सेना की टुकड़ी चलती है। तो बोल रहा है कि इस वो बैंड के पीछे जो है उस टुकड़ी को चलना है, जिसमें तो आर्मी का सदस्य 616। तो क्या हम इस सदस्य को A बराबर कितना मान ले 616 और B बराबर कितना मान ले 32। A हो गया आपके पास टोटल आर्मी की संख्या, और B हो गया उस टुकड़ी की संख्या, मतलब 616 को कितने टुकड़ी में बांटा जाए, कितने ग्रुप्स में बांटा जाए, उसी ग्रुप्स की संख्या है। अब बोलता है कि ये A बराबर हो गया 616 और B बराबर कितना हो गया 32। इसको क्या करना है, अलग अलग टुकड़ी में बांटना है। और कितनी महत्तम अधिकतम टुकड़ियां बन सकती हैं, बात क्या है, कितनी अधिकतम टुकड़ियां बन सकती हैं, मतलब क्या HCF निकालना है, महत्तम निकालना है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा HCF। तो HCF किस विधि से निकालते हैं, यूक्लिड विभाजन। तो HCF कितना होगा, जितना इसका HCF होगा वही अधिकतम टुकड़ी की संख्या होगी। तो सबसे पहली बात तो आप क्या लिखेंगे, A बराबर BQ प्लस R के रूप में देखेंगे। A के जगह पे 616, B के जगह पे 32 गुना, जरा सा 616 में आप क्या करिए, कितना से भाग दीजिए 32 से, तो कितना हो जाएगा 32 एक कम 32 आपने लगा दिया, ये लग गया, तो कितना बचा 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, 29 उतर गया 6, कितना से लग जाएगा 7 या 8 या 24, 9 या 27, 9 से लगा दीजिए, 9 दूना 18, 9 या 27 1 28, 16 में से 8 गया 8, इधर कट गया ये, ठीक है। तो ये कितना बचेगा 32 गुना 19 प्लस कितना हो गया 8। यहाँ पे यही R है, तो R तो 0 नहीं आया। जब R 0 नहीं आएगा तो इसी प्रोसेस को आप फिर आगे बढ़ाएंगे। तो क्या लिखेंगे आप पुनः, अब A कौन हो जाएगा, अब A हो गया आपका 32 और B कौन हो गया, तो B हो गया 8। फिर से आप क्या करेंगे, लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R। A के जगह पे 32, B के जगह पे कितना 8, Q के जगह पे 4 प्लस 0। देख लीजिए आप, इस बार 0 आ गया। इस बार जो 0 आया तो हमने क्या कहा था, जिस समय R का मान 0 आ जाए उस समय का जो B होता है उसी को HCF कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे अभीष्ट HCF कितना आ गया, तो ये आ गया 8। इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए अभीष्ट टुकड़ी की संख्या, अभीष्ट टुकड़ी की संख्या कितना निकल गया 8, अर्थात उस बैंड के पीछे कितनी टुकड़ियों में 616 सेना को चलना होगा, तो 8 टुकड़ी में उन 616 सैनिक का जो एक आर्मी है, एक टुकड़ी है, उसको 8 अलग अलग टुकड़ियों में बैंड के पीछे चलना होगा। ओके, तो ये हो गया उसका अभिष्ट आंसर कंप्लीट।
तीसरा, अगला सवाल है आपके सामने 3 के बाद चौथा, चैप्टर 1.1 का चौथा सवाल। चैप्टर 1.1 का चौथा सवाल कहता है, चैप्टर 1.1 का चौथा सवाल कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m+1 के रूप का होता है। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या कहना है इसका? इसका कहना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो इस रूप का होता है। तो सबसे पहली बात, चौथा नंबर में आप मान लो कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, माना धनात्मक पूर्णांक किसको मानते हैं? a मान लेते हैं। धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिया आपने? उसको a मान लिया। अब देखेंगे, और आपको क्या पूछा है कि ये किस रूप में होगा? तो ये होगा आपका 3m+1। तो हमने कहा दूसरा धनात्मक जो b होता है उसको 3 मान लिए। तो यहाँ पे संख्या कैसे लिखा जाएगा? तो आप संख्या लिखेंगे यूक्लिड के द्वारा a बराबर bq प्लस r के रूप में, a बराबर bq प्लस r के रूप में। तो a के जगह पे a, b के जगह पे 3q प्लस r के रूप में। अब ये जो r का मान है वो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, इस तरीके से क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे यदि r का मान 0 हो जाए तो a बराबर क्या हो जाएगा? 3q। a बराबर क्या हो गया? 3q। r के जगह पे 0, तो 0 तो खत्म हो गया, 0 जुटे या घटे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो a बराबर 3q। इसका वर्ग करना है तो इसका आप वर्ग कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, इधर हो जाएगा 9q स्क्वायर। क्या हम इसको लिख सकते हैं 9 को 3 गुना 3q स्क्वायर, इस प्रकार से? अब देखिए, अगर हम लोग इस 3q स्क्वायर को हम लोग कोई भी एक पूर्णांक मान ले, 3q स्क्वायर को अगर कोई पूर्णांक मान ले तो लिखेंगे माना 3q स्क्वायर बराबर m। अगर पूर्णांक मान ले तो ये क्या बन गया? धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप में हो गया? 3m के रूप में। इसी प्रकार अगला पूर्णांक किस रूप में होगा? 3m+1 के रूप में etc। तो आपने क्या बोला? किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m+1 वगैरह वगैरह के रूप में लिखा जा सकता है। ये था सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 5 में कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, जिस प्रकार हमने वर्ग के लिए किया उसी प्रकार आप किसके लिए करेंगे? घन के लिए। फिर से समझिए, जिस प्रकार हम लोग लिख दिए यहाँ पे b का मान 3 माना, और कोशिश यहाँ पे गौर करेंगे तो यहाँ पे है 9m+1। तो इस सवाल में मतलब 5वां सवाल में, जैसे 5वां सवाल थोड़ा सा यहाँ पे रफ करते हैं, तो आप पूर्णांक तो मान लीजिए a और b बराबर मान लीजिए आप 9। तो क्या बनेगा? a बराबर 9, ये हो जाएगा 9q प्लस r, ऐसा हो गया। अब r का मान, जैसे आपने r का मान 0 रखा, जैसे आपने रख दिया सबसे पहले r का मान 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 9q। अब इसका घन कहता है, तो घन मतलब क्या हो गया? पावर 3। तो a क्यूब उधर क्या हो जाएगा? 9 गुना 9 गुना 9, 9 गुना 9 81 गुना 9 729 q के पावर 3। अगर इसी को लिख सकते हैं 9 × 81 q के पावर 3। तो हम लोग क्या किए, माना 81 q के पावर 3 को m मान लेंगे, तो इसका जो घन हो गया वो किस रूप में? 9m के रूप में लिखा गया। उसी प्रकार अगला, यदि r का मान 1 लेंगे तब, यदि r का मान 1 लेंगे तब जो उसका घन होगा वो लिखाएगा 9m+1 के रूप में। इस तरीके से ये क्या होगा? आगे बढ़ेगा। मतलब क्या है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का यदि आप घन करते हैं तो उसे आप 9m के रूप में, 9m+1 के रूप में वगैरह वगैरह उसे आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये था चैप्टर 1.1 का 5वां सवाल का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब चलिए आप चैप्टर 1.2 में, चलिए आप मेरे साथ चैप्टर 1.2 में। चैप्टर 1.2 क्या कहता है जरा ये देखिए। चैप्टर 1.2 क्या कहता है जरा आप ये देखिए। चैप्टर 1.2। अब अगला है चैप्टर 1.2। 1.2 कहता है, इसमें पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 4-5 सवाल है, हम उम्मीद करते हैं कि आपसे सब बन गया होगा, तो अभी हम एक सवाल बना देते हैं। एक का 1 नंबर में है 140।
आपको सिखाए थे, आप इसको अभाज्य गुणनखंड ऐसे मान लीजिए, 2 से लगाइए, 2 7 14 70 35 दूना 70 5 7 35 कट गया। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, अर्थात 2 के पावर 2 5 के पावर 1 7 के पावर 1 कंप्लीट। जैसे दूसरा है, दूसरे में क्या करना है, 156 है, 156 फिर आपको सिखाए, आप 156 में भाग लगाओ, भाग कहाँ शुरू करो, 2 से, 2 7 14 2 8 16, ठीक है। फिर आप लगा दीजिए 2 से, 2 तिया 6 2 9 18, फिर आप लगा दीजिए 3 से, 13 तिया 39। आप गौर कीजिए गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रकार से सभी सवाल को सॉल्व कर लेंगे कंप्लीट। दूसरा सवाल बोलता है, चैप्टर 1.2 का दूसरा सवाल बोलता है, चैप्टर 1.2 का दूसरा सवाल कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। पहला सवाल है 26 और 91, 26 और 91, इसका आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालेंगे, इसका एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले आप 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 13 दूना 26, ओके। 91 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 13 7 91, ये हो गया। अब जरा सा इसका एलसीएम, एलसीएम में क्या बोले थे, जो कॉमन है उसको तो लेंगे ही, तो कॉमन दोनों में क्या है 13, जो बच गया उसे भी ले लेंगे, 2 गुना 7, तो ये कितना हो गया 13 गुना 14, एलसीएम निकल गया 13 गुना 14, 14 तिया 42, 4 14 1 14 4 18 182। एचसीएफ, एचसीएफ में क्या बोले थे, जो दोनों में कॉमन होगा केवल उसे लेंगे, तो कितना निकल गया 13 कंप्लीट। तो एचसीएफ हो गया 13 और एलसीएम हो गया 182। इसमें अब एक चीज़ आपको चेक कर लेना है, जो आप स्वतः कर लेंगे, हमें पता है, एक फार्मूला जो आपको बताए थे, एचसीएफ गुना एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, एचसीएफ गुना एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, एचसीएफ गुना एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये आपको आना चाहिए, आपको आता है कंप्लीट। इस चीज़ को आप एक बार उससे प्रैक्टिस कर लेंगे। दूसरा दिया हुआ है कि 510 और 92, 510 और 92 देखेंगे आप, 2 नंबर का दूसरा सवाल।